सोडियम वेपर्स के लाइट्स लगाए। वो क्यों लगाए कि झगमग 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 दिखे, वेद निर्माण जबरदस्त बने। यहाँ पे सिंगापुर बनाना था घाई घाई में, उन्होंने नहीं किया है। आप मुझे एक बात बताइए, 86 से लेके आज लगभग 40 साल पप्पू कलानी के राजनीति को हुए। सिंपल एक सवाल कि आपने एमएलए, नगर अध्यक्ष, ज्योति भाभी की सत्ता थी, हमारी सत्ता थी, एक शहर के इतने 40 साल लीडर रह चुके हैं। तो ये जो चीज है ना शहर में, ये मैंने बनाई है, ऐसी कोई दिखाने को बोली है। आज के तारीख में मुझे बड़े विनम्रता से लगता है पप्पू कलानी और कुमार आयलानी ये दोनों ने भी रिटायर्ड होना चाहिए। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते एक मुलाकात राज असरोणकर जी के साथ और पूछते हैं कि उल्लासनगर शहर के अंदर राज जी अभी चुनाव का माहौल शुरू हो रहा है, मानो एक किस्म का बिगुल बच चुका है विधानसभा चुनाव को लेके। अभी 4 प्रमुख नाम जो हमारे सामने आए हैं, सबसे पहले कुमार एलानी, अभी के आमदार, ओमी कालानी, भरत गंगोत्री, भगवान बालेराव जी। ये 4 प्रमुख नाम अभी तक हमारे सामने आए हैं जो इच्छुक है आने वाले विधानसभा 2024 के चुनाव में। तो किस प्रकार का शहर के ऊपर, शहर के साथ एक नेता होना चाहिए, क्योंकि उल्लासनगर शहर के अंदर जो समस्या है वो इतनी बड़ी हुई है, अगर मैं आपको गिनवाऊं अगर एक एक करके तो रात हो जाएगी। सही बात। तो कहीं ना कहीं उल्लासनगर शहर को अगर एक ऐसी और लेके जाना जहां पे डेवलपमेंट नजर आए, समस्या हो का मतलब कोई नामो निशान ना हो, हर जगह डेवलपमेंट 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 हो। जैसे उल्लासनगर के इर्द गिर्द जो दूसरे शहर है, कल्याण हुआ, अंबरनाथ हुआ, या अनेक जो भी शहर है, इस प्रकार की जो हम लोग जो कल्पना करते हैं कि हमको इस प्रकार का शहर चाहिए कि इसमें कोई समस्या ना हो, जिसमें एक सुविधा हो पानी की, 24 घंटा पानी, लाइट, खड्डे ना हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे स्कूल्स हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, और कोई भी किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है अगर हॉस्पिटल के माध्यम से, तो किसी को मुंबई जाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे आप किस प्रकार के नेता को आप चुन के इस बार विधानसभा लेके जाना चाहेंगे जो आपके उल्लासनगर शहर को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा डेवलपमेंट दे सके? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आप जब बता रहे थे ना कि 24 घंटा पानी, हाँ, और अस्पताल, लोगों को मुंबई ना जाना पड़े, हाँ, सभी जगह पर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, हाँ, तो थोड़ा सपने में गया था, अच्छा, कल्पना में गया था, अच्छा, सोच रहा था कि ये सब चीजों को कितने साल लगेंगे। उल्लासनगर के लोगों का जो सोचने का तरीका है ना, और नेता चुनने का जो तरीका है, अगर उस स्पीड से हम लोग अगर गए, उसी रास्ते से, हाँ, उसी दिशा से अगर हम लोग गए, तो आप जो बोल रहे हो ना, वो होने के लिए 500 साल लगेंगे। हाँ, इर्द गिर्द शहरों में तो है नहीं सब चीजें। अब अपना चले जाओ, 24 घंटा पानी है, लाइट की कोई समस्या बहुत ना के बराबर है, एक बात सड़कें अच्छी है, फ्लावर्स बने हुए हैं। हाँ, जो आप जो डिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो ना, तो उसके लिए शहर के लीडर्स जो होते हैं ना, वो भी उस लायकी के होने लगते हैं। हाँ, लीडर्स का वर्ड क्या है? वो लीडर, वो लीड्स, जो लीड करता है आपको, बरोबर? तो आपको लीड करने वाला आदमी
उसकी दिशा कौन सी है जीने की, काम करने की, तो आपको भी वो उसी दिशा में लोग लेके जाएंगे। एक जमाना था 86 90 वगैरह का पीरियड था, जब उल्लासनगर के लोगों ने पप्पू कलानी को चुना, नगर अध्यक्ष बनाया, फिर 90 में एमएलए बनाया, उनको चुना। तो उल्लासनगर का लीडर कौन था? पप्पू कलानी। हाँ। तो ये शहर कहाँ गया? जहां उसे पप्पू कलानी लेके गया। 2009 में कुमार आयलानी जी आए, उनको लीडर चुना। हाँ, तो लीडर हु लीड्स, तो ये शहर कहाँ जा रहा है? जहां उन्हें कुमार आयलानी लेके जा रहा है, बरोबर। अभी हम लोग इस सवाल पे आते हैं कि पप्पू कलानी कहाँ लेके गए और कुमार आयलानी कहाँ लेके जा रहे हैं। इसके ऊपर भी तो डिस्कशन होना चाहिए। सही बात है, चर्चाएं तो होनी तो चाहिए। उसका एक सही जवाब यही है कि इन दोनों को भी खुद को पता नहीं होगा कि हमारी दिशा कौन सी थी और हम इस शहर को कहाँ लेके आए। ये देखिए, एक आइडल सिस्टम होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में लीडर कौन होना चाहिए? जिसको लोग लीडर बनाते हैं, ना कि वो अपनी लीडरशिप को लोगों के ऊपर थोपे। लोगों के नजर के सामने कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले, और उस कार्यकर्ताओं के ऊपर लोगों की नजर होनी चाहिए। सही। इसका स्वभाव कैसा है, विचार कैसे है, ये क्या कर सकता है, स्टडीड कितना है, ये सब चीजें होनी चाहिए। लोगों से संपर्क कितना रख सकता है, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, समय कितना दे सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लीडर को, जो एमएलए एमपीज वगैरह बनते हैं, उनको एक वर्ड है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हाँ। मतलब क्या है कि वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। मतलब वो आप ही होते हो। समझो, मुझे मेरा रिप्रेजेंटेटिव कहीं पर काम के लिए भेजना है, तो वो मेरी तरफ से बात करता है, तो वो मैं ही होता हूं। अगर मेरी उम्मीद है, अगर ये शहर को अच्छा होना चाहिए, नॉन करप्शन होना चाहिए, डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट में कोई तो दिशा होनी चाहिए, ऐसा अगर मुझे लगता है, तो मेरा लीडर भी नॉन करप्ट होना चाहिए, मेरा लीडर क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तकलीफ देखो, पप्पू कलानी के बारे में लोग बोलते हैं, उन्होंने इस शहर की डेवलपमेंट की। हाँ। यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए, बिल्कुल वही बनाए। बातें 40 साल पहले की लोग बता रहे आज भी। और इस शहर का पूरा नक्शा चेंज हुआ। तो क्या हुआ उस वक्त में? एक भी पप्पू कलानी ने बनाया हुआ एक भी रोड एज पर डीपी नहीं बना हुआ है। पप्पू कलानी बताए कि ये रोड मैंने एज पर डीपी बनाया था, एक भी नहीं बनाया उनके टाइम पे। हाँ, आज भी आप अगर जाओगे तो आज 4 और 5 जब चंद्रशेखर आने के बाद में जब डेवलप हुआ, तो ऐसा लगता है कि 1 2 3 के जो रोड है वो गलियां है, वो रोड्स नहीं लगते अभी। आप जाओगे बड़े हो ऐसे- गए। हाँ, गली गली कुछ में से जाते हैं ना। कहाँ पर है? 1 2 3 में कौन सा रोड बड़ा है मुझे बताइए। एक सेंट्रल हॉस्पिटल का रोड अगर आपने पकड़ा, तो और कौन सा रोड है? उनके बंगले के बाजू का रोड जो 80 फीट बनने वाला था, वो 80 फीट नहीं बने करके उन्होंने पूरे शहर के रोड को नैरो रख दिया, उस वक्त डीपी को विरोध करके। तो ऐसे लोग लीडर नहीं हो सकते हैं। वो लीडर एक्चुअल लीडर नहीं है। चुन के आते हैं, उनके पास वो स्किल है, लोगों को कैसे लोगों के ऊपर जादू करना है, लोगों में कैसा पॉपुलर होना है, सब लोग जिए 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 करे, गाना बनाया है उसके ऊपर नाचे, वो नाच के धुनकी में लोग रहते हैं। तो हम किसको लेके चल रहे हैं? 86 में एक सिंधी मराठी दंगा हुआ था, उस दंगे में से उभरा हुआ लीडरशिप है पप्पू कलानी का। यंग थे, डायनेमिक थे, 35 वगैरह के आसपास में एज थी। तो सिंधी कम्युनिटी को लगा कि हमारा कोई भगवान आया है, मसीहा आया है। हाँ, पप्पू शेर आए। वो शेर आए क्यों बोला था? वो दंगों के कारण, कि वो पप्पू कलानी एरियाज में घुसा, मराठी एरियाज में, तो ऐसा कोई घुस नहीं रहा था, तो ये हमारा पहला आदमी है। हमारा शेयर का नेता। हाँ, तो उन्होंने पॉपुलर हुए, नहीं, उस टाइम पे जो नगर अध्यक्ष दंगों में बने, जो सिंधी समाज के नगर ऊपर जो अध्यक्ष जुल्म बने। हुए थे, उनको रोका। और तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अच्छा काम सिंधी किया। सिंधी लोगों को बचाना एक सिंधी अच्छा काम। कम्युनिटी का जो बैकग्राउंड है, वो ज्यादातर कुछ गिने चुने वो टाइम पे भी ऐसे हंस वगैरह ऐसे कुछ दादा लोग थे वो टाइम पे, गोविंद वगैरह ऐसे, जिसके बाद में गोपाल वगैरह आए हाँ। उनके गोविंद से, ऐसे लोग थे एक जमाने में दादा लोग। हाँ, लेकिन मैक्सिमम 90% सिंधी कम्युनिटी जो है वो शांत स्वभाव की, संयम से चले ऐसे लोग हैं, शांति से चलने वाले कम्युनिटीज को माना जाता है। तो ये इसका जो लीडरशिप आई पप्पू कलानी की, तो लोगों को यार कोई तो मिला है, लोगों ने उनको लिया, पॉपुलर हुए। 86 87 88 90 में जब वो एमएलए बने, जितने भी उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस है, जो टाड़ा वो तो वगैरह, पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे पूरे। मर्डर है ना, लेकिन मोटिवेट तो है। देखिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, कुछ भी हो,
आपको किसी का मर्डर करने का अधिकार कानून नहीं देता है। कानून की नज़र में आप हत्यारे हो, आपने मर्डर किए हैं, आपके ऊपर आपको टाड़ा लगा, आपके ऊपर केसेस चले 90 में और वो जेल में गए। 92 में महाराष्ट्र की जो राजनीति थी उसमें जब बदलाव आया तो ये जाके जेल में बैठे। अभी 86 का लोगों का चयन हम समझ सकते हैं, 90 का चयन हम समझ सकते हैं, लेकिन 95 का जो चयन है उल्लासनगर के लोगों का वो समझ के बाहर है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट करना है। एमएलए हम जब चुनते हैं किसी को तो वह असेंबली में जाएगा, हमारी शहर की बातें उठाएगा, वहां पर जब अधिवेशन होगा तो वहां पर जोरों से उठ के अपनी बात को रखेगा। सरकार अगर नहीं मानने वाली हो तो सरकार के ऊपर दबाव लाएगा, वहां पर डट के बैठेगा, हमारे शहर को ये चाहिए करके। हितेंद्र ठाकुर और पप्पू कलानी सेम हिस्ट्री है देखने को जाए तो, लेकिन उन्होंने वो टाइम पे हर टाइम पे सरकार का गला दबा दबा कर 200 करोड़ की पानी की स्कीम लाओ, सूर्याधरण की स्कीम लाओ, ऐसे किया है ना उन्होंने। वो पॉपुलैरिटी क्यों आज भी वो लगे हुए क्यों है वहां पे, और ये जल्दी क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो रोड की हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कोई भी रोड डीपी का नहीं है। सोडियम वेपर्स के लाइट्स लगाए, वो क्यों लगाए कि झगमग झगमग दिखे, पूरी शहर चमकना चाहिए। हाँ, चमकता शहर दिखे। अवैध निर्माण जबरदस्त बने यहाँ पे। सिंगापुर बनाना था घाई घाई में, तो बिल्डिंगें बनी चौराहे पे, चौक में, यहाँ वहाँ। उसका एलिवेशन बहुत जबरदस्त था, सामने का डिजाइन इतना जबरदस्त था कि लोगों को लगा अरे यार गावठान था क्या बन रहा है। बस ये पप्पू कलानी, पप्पू ही हमारा उल्लासनगर का भविष्य है। लेकिन वो जो लोगों को वो झगमग के अंदर जो लोग आए ना, वो गलती साबित हुई लोगों की। और आज ये जो शहर भुगत रहा है उल्लासनगर, जो पीड़ा से परेशान है ना, करा रहा है पीड़ा से, उसकी जो नींव है ना वो अनप्लान डेवलपमेंट में थी उस वक्त में। ऐसी लोगों को छूट दी गई बिल्डिंगें बांधने की। लोगों ने रिजर्व प्लॉट हड़पे, लोगों ने रोड हड़पे, लोगों ने गार्डन की जगह हड़पी, सब। देखिए मैं आपको उल्लासनगर एक 13.5 किलोमीटर का शहर है। हाँ, राजी, यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे शहर में जो पॉपुलेशन है हम्म, उस हिसाब से हमारे पास जगह कम है। हम्म, 13.5 किलोमीटर शहर है, हम्म, तो क्या करें? तो ऐसे भी बढ़ना था, तो ऐसे भी बढ़ना था। हम्म। आखिर वो शहर में तो जाए कहाँ पे? देखिए, यहाँ के लोगों को जो सनद दी गई है ना, सीढ़ी, हम्म, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम्म, देश के राष्ट्रपति की तरफ से, हम्म, हाँ, उनके हवाले से आपको दी गई है, हम्म, आपके यूज के लिए दी गई है। हम्म, उसका कमर्शियलाइजेशन करने के लिए आपको किसने बोला नहीं था यहाँ के लोगों को। हम्म, आपके प्रॉपर्टीज थी, आपके पास में बैरक्स थे, आपके पास में ब्लॉक्स थे। आप बोलते हो कि हमारी फैमिली बढ़ गई, फिर लोक संख्या बढ़ गई, तो आपने अच्छा बंगला बांधना था। अपनी फैमिली के लिए आप 2 माले की बिल्डिंग बांध सकते थे और फैमिली रह सकती थी। आपने उसका कमर्शियलाइजेशन किया। हम्म, आपको गिरायक चाहिए थे, लोगों को बाहर से, मुंबई से, यहाँ वहां से, महाराष्ट्र से सस्ता घर आपने दिया। किसी को सत्ताधारियों को उस वक्त में मुंबई खाली करनी थी, बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम्म, किसी को मुंबई खाली करनी थी, तो मुंबई खाली करेंगे तो लोगों को सस्ता घर कहाँ मिलेगा? तो उल्लासनगर वसई विरार में मिलने लगा। तो उल्लासनगर वो मुंबई खाली करने के षड्यंत्र में शामिल था। तो यहाँ पे लोगों को छूट दी गई। शहर के डेवलपमेंट प्लान का सत्यानाश करके ये शहर बना हुआ है। तो उस भीड़ को पानी कौन देगा? उस भीड़ की बिजली की समस्या कौन हल करेगा? वो जो लोड आएगा यहाँ के लाइट के ऊपर, पानी के ऊपर, समस्या के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर, कौन करेगा? छोटे छोटे रोड थे, छोटे रोड में 10 फीट का कचरे का ढेर। आप सोच लो, आपने भी ये दौर देखा होगा उल्लासनगर का, मैंने देखा है पत्रकार करके। 30 फुट का, 20 फुट का रोड है, 15, 20, 25 फुट का, और उसमें 15-20 फुट तो कचरा पड़ा है फाइल के, आजू बाजू से गाड़ियां जा रही है। जैसे हमने पकड़ के लिया है क्या कचरा तो होने वाला ही है। पानी की समस्या वो तो होने वाली है। अभी शहर बढ़ रहा है, क्या करे? शहर को बढ़ाया किसने इस तरीके से? अनप्लान डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट नहीं थी, वो सूजन थी, और सूजन बीमारी होती है, सूजन डेवलपमेंट नहीं होता है। ये लोगों ने समझा नहीं। उसमें क्या हुआ कि ये जो सब बिल्डिंगे वगैरह बनते गए, बाद में जब चंद्रशेखर जैसा आदमी आया, बीच में अधिकारी आया 2001 में, तब जाके ये शहर जो है ना, ये थोड़ी बहुत जो सांस ले रहा है ना, वो चंद्रशेखर की वजह से ले रहा है। चंद्रशेखर के बाद में आरडी शिंदे जो थे, उन्होंने 4 और 5 नंबर के कुछ रोड थोड़ी ताकत लगाकर डेवलप किए, तभी ये थोड़ा शहर सांस ले रहा है। आप 1, 2, 3 में अभी भी लोग सांस नहीं ले रहे हैं वहां पे।
वो इसको शहर नहीं बोलते जो है वो गली कुचा में गली की जो गली होती है वो रोड नहीं होता है और रोड को गली समझने की गलती भी नहीं करनी चाहिए लोगों ने। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि एमएलए पप्पू कलानी पहले नगराध्यक्ष थे, नगर पालिका उनके हाथ में थी, एमएलए उनके हाथ में, विधानसभा उनके हाथ में, फिर बाद में घर में सत्ता, ज्योति भाभी बाद में नगराध्यक्षा बनी, हाँ। वो मेयर बनी, उनके हाथ में स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। ये सारी एक साथ सत्ता हाथ में आने के बाद में भी इस शहर का डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए था, अंबरनाथ और बदलापुर जैसे हमारे हमारे पीछे के शहर है वो पिछड़े हुए थे, वो आज आगे निकल गए हैं। बहुत आगे। हाँ, बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन हम नहीं जा सके। देखिए वहां पर मैंने ज्योति भाभी के साथ में भी मैंने काम किया है। हाँ। वो महाराष्ट्र में अलग अलग ट्रेनिंग के वगैरह कारणों की वजह से जाती थी। वो जब भी वहां से ट्रेनिंग से आती थी ना मेरे साथ बैठती थी। राज्य मैं नांदेड़ गई, वहां पे मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा, मुझे लगा कि अपने शहर में भी ऐसा होना चाहिए। हाँ। इतना छोटा सा वो नगर पालिका था, वहां पे इतना बड़ा गार्डन था, मुझे लगा कि हमारे शहर में कुछ नहीं, ऐसा वो बोलती थी। शहर की फिक्र थी उनको। ज्योति कलानी जी को लगन थी हाँ। कि मैं कुछ करूं, हाँ। लेकिन सत्ता अली बाबा और 40 चोर की थी, ज्योति कलानी की नहीं थी। वो कुछ कर नहीं पाई, वो हेल्पलेस थी। ज्योति कलानी चेहरा थी सामने सत्ता का, लेकिन सत्ता नहीं थी। सत्ता अली बाबा और 40 चोर चला रहे थे, तो उनके सामने ज्योति कलानी कुछ कर नहीं पाई, चल नहीं पाया। एक सिंपल फास्ट में आपको एग्जांपल बताता हूँ। टाउन हॉल का एक बार ज्योति कलानी जी ने पार्टी की मीटिंग ली कि हमको कुछ आंदोलन करने चाहिए, हमको कुछ कार्यकर्ता आक्रामक होने चाहिए। तो वहां पर किसी ने बोला भाई टाउन हॉल का मुद्दा है, भाड़ा बहुत उधर ये लेते हैं, बड़ा चढ़ा के मांगते हैं। तो ज्योति भाभी ने बोला कि हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। लेटर बना, आनंद आचार्य नाम का कार्यकर्ता था, आप कभी भी उनको मिलेंगे पूछ सकते हैं। वो लेटर लेके जा रहा था म्यूनसिपलिटी में, उतने में पप्पू कलानी जी की एंट्री हुई। उसको पूछा भाई क्या जा रहे हो? बोला मैं लेटर देने जा रहा हूँ। बोला कौन सा लेटर है? तो हाथ में लिया उन्होंने, उसको पढ़ा और उसको पढ़ के फाड़ के कचरे में डाल दिया। अरे क्यों? मालूम नहीं, उनको ही मालूम, उनको और कुमार एलनी को मालूम है वो लेटर क्यों फाड़ा था। टाउन हॉल का सब्जेक्ट जब भी आता था, पप्पू कलानी इंटरेस्टेड नहीं होते थे कि उसके खिलाफ में कुछ आंदोलन हो या उनके खिलाफत हो। जो टाउन हॉल का जो रेट फिक्स हुआ है ना स्टैंडिंग कमेटी में, वो अगर राज असरोणकर उस टाइम पे नहीं होता था, हाँ, या ज्योति कलानी जैसी वहां पर चेयरमैन नहीं होती थी स्टैंडिंग में, तो शायद वो ठराव नहीं पास होता था। पप्पू कलानी इंटरेस्टेड नहीं थे, उनके ऊपर दबाव लाके हम लोगों ने वो करके लिया हुआ है। तो वो नहीं थे। अभी ये उनको पूछना है, अभी वो तो दिखने को तो राइवल दिखते एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, सब होता है। तो पप्पू कलानी ने क्या करना चाहिए कि भाई जहां पर कहीं पर अपनों को मिले वीक पॉइंट में तो उधर ठोकना चाहिए। नहीं ठोक रहा उन्होंने। कोई भी आंदोलन वो ऐसे जो होता है कोई बड़ा काम, वो उन्होंने नहीं किया है। आप मुझे एक बात बताइए, 86 से लेके आज लगभग 40 साल पप्पू कलानी के राजनीति को हुए, बरोबर? आप पप्पू कलानी का इंटरव्यू लो और उनको एक सवाल पूछो, सिंपल एक सवाल, कि आपने एमएलए, नगराध्यक्ष, ज्योति भाभी की सत्ता थी, हमारी सत्ता थी, एक शहर के इतने 40 साल लीडर रह चुके हैं, तो ये जो चीज है ना शहर में, ये मैंने बनाई है, ऐसे कोई दिखाने को बोली है? कोई है तो उनको दिखाने को बोलिए। मुझे उनकी कोई खिलाफत नहीं करनी है। मेरा आज की तारीख में देखो पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक शहर का नागरिक हूँ, जागरूक नागरिक हूँ। मुझे लगता है इस शहर को आज भी मौका है बदलने का। आप कुमार एलनी को पूछिए, कुमार एलनी ने क्या डेवलपमेंट किया है? वो गोल मैदान का पहले ही सारा वो सब हड़पा हुआ था एरिया। सरिता खानचंदनी का केस मालूम है ना, हाईकोर्ट ने कैसे आड़े हाथों लिया है कॉर्पोरेशन को। हाँ, आगे चल के वो टूटेंगे तो गोल मैदान थोड़ा सांस लेगा। एमएलए की जिम्मेदारी थी इन बातों को रोकना, गलत चीजों को। उसने और एक योगा सेंटर बांध दिया वहां पे। आप लोगों की दाढ़ी खुजाने का काम करते हो, उसके लिए आप एमएलए नहीं बने हो। आपको वोट चाहिए, हाँ, तो वो काम करते हो, उसके लिए आप एमएलए नहीं हो। आपके इस शहर को रिप्रेजेंट करना था, वो आपने नहीं किया है। ये शहर अगर छोटा था और यहाँ का डीपी अगर पूरा कोलैप्स हो चुका है, यहाँ पे जबरदस्त इंक्रोचमेंट रिजर्व प्लॉट के ऊपर है, तो उसका हल ढूंढना चाहिए था आपने। वो तो आपने तब नहीं ढूंढा, ना पप्पू कलानी ने ढूंढा, ना कुमार एलनी ने ढूंढा। और आज 2024 में ये जो पहले भूमाफिया सक्रिय थे ना एक जमाने में, आज 2024 में वो सरकार मान्य भूमाफिया हो गया। अभी वो टाइम पे बोगस पेपर बना के कंपाउंड डाल के जगह हड़प लेते थे, अभी लीगल भी तरीके से लोग हड़प रहे हैं।
अभी ये 5 नंबर में स्कूल है, उसके प्लॉट का प्रॉपर्टी कार्ड निकला, दशहरा मैदान का प्रॉपर्टी कार्ड निकला, बरोबर। शहर में ये जो 5 नंबर में नेताजी पे वाटर सप्लाई के क्वार्टर से उसका निकल रहा है प्रॉपर्टी कार्ड। इधर कुर्ला कैंप में एक जमीन है, वहां पर भरनी डाल के उसका प्रॉपर्टी कार्ड निकला। कहाँ है यहाँ के शहर के एमपी, 3 एमएलए है, 3 एमएलए है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जाकि भाई शहर में एक रोड बनता है, सोमवार को रोड कंप्लीट हुआ, अभी उसके ऊपर हमको चलना है, थोड़ा आगे, थोड़ा उसके ऊपर हमको चलना है। मंगलवार को वही रोड को सोमवार को कंप्लीट हुआ है, उस रोड को मंगलवार को खोद रहे हैं और गटार की लाइन डाल रहे हैं। नुकसान हुआ पब्लिक का पैसा। अच्छा, गटार की लाइन किसके लिए डाल रहे हैं आप? आगे के आप बताते समय क्या बोलते हो? कॉन्फ्रेंस लेते हैं, 400 करोड़ की हम योजना ला रहे हैं, अगला 25 साल का उल्लासनगर का ये होगा। अरे 25 साल ने आप देखो, उसका इस साल भर में सत्यानाशी हो जाएगी वो बोयारी गटार की। ये करप्टेड लोग है सारे, इनका एक ही हेतु है, करप्ट करना, करप्शन। नगर पालिका ये क्यों होती है? भारतीय संविधान में 74th अमेंडमेंट है, लोकल बॉडीज को ताकत देना, ताकि लोकल बॉडी जो है वो अपने शहर का विचार करे। वहां पे लोगों की छोटी छोटी समस्या होती है। आज आप जाओ 2 लाख का कोई फाइल लेके जाओ, मेरा एक नाली थोड़ा टूटा है, नहीं करते, इंटरेस्टेड नहीं दिखाते हैं। उनको लगता है कि 2 लाख में एस्टिमेट बनेगा तो हम खाएंगे क्या और नाली क्या बनेगी। इनको बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। आप लास्ट के जितने भी यहाँ के एमपीज एमएलए ने जितने कॉन्फ्रेंस लिए ना, वो कॉन्फ्रेंस के आंकड़े देखो, क्या बोलते हैं? 70 करोड़ के रोड बना रहे हैं, 150 करोड़ का रोड बना रहे हैं, हम स्टेडियम बना रहे हैं 25 करोड़ का, 500 करोड़ की योजना आ रही है, कल्याण डोंबिवली को हम 6000 करोड़ दे रहे हैं, फलाने को। क्यों करते हैं बड़े प्रोजेक्ट? मालूम है आपको क्यों आ रहे हैं? लोगों को लग रहा है बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। छोटे छोटे काम होंगे तो उसका जो कमीशन आएगा उसको टाइम जाएगा। 10 लाख का काम करेंगे 5000 आएगा, 20 लाख का काम करेंगे 10,000 आएगा, समय जाएगा। तो 50 करोड़ देने का किसी शहर को और पहले लोगों को बोलने का 50 करोड़ में से 15 करोड़ हम हमारा होगा, आप उसमें चलाओ 40 करोड़ में। ये आज के तारीख में इसको ये लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है पैसा कमाना। जो ईमानदारी होनी चाहिए, लोगों को, शहर को रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उल्लासनगर के प्रॉब्लम्स आज तक असेंबली में, अधिवेशन में नहीं आए हैं। अपने पीए को बोल के लेटर बनाना मतलब सवाल उठाना नहीं होता है। वो पीए बेचारा यहाँ वहां से जानकारी लेता है और थोड़ा लेटर बनाता है, वहां पे बात कौन करेगा? सरकार को कन्विंस कौन करेगा? सरकार नहीं सुनती है तो दबाव कौन लाएगा? कानून की बातें करके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बातें करके सरकार को ये जताना कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है हमको देना, ये कौन करेगा? ऐसा एमएलए आज तक उल्लासनगर को नहीं मिला है। आपने 4 नाम बताए, मुझे 2 नाम सुनकर तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भगवान भालेराव और ओमी कलानी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बताता हूँ, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल गिला शिकवा नहीं है, ना उनके खिलाफ में मुझे कोई शिकायत है, ना उन्होंने कभी मेरा कोई बुरा किया है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तहत अगर आप मुझे पूछोगे तो ओमी कलानी और भगवान भालेराव ये किसी भी अच्छे समाज का कभी भी चॉइस नहीं होना चाहिए। ये किसी भी एंगल से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप मुझे कभी बोलोगे ना कि ओमी कलानी और पप्पू कलानी में से एक चुनो, तो मैं पप्पू कलानी को चुनूंगा, ओमी कलानी को नहीं चुनूंगा। इसके लिए नहीं कि उनके साथ मेरा कोई झगड़ा वगड़ा है। देखिए, अगर मुझे ईमानदारी से मेरा ओपिनियन देना है, भाई कौन लीडर हो सकता है, तो मुझे ईमानदारी से देना है। मैं उनके बेईमानी के ऊपर बात कर रहा हूँ और मैं मेरा ओपिनियन ईमानदारी से अगर नहीं दूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अब ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू जब आपका चलेगा, आप नीचे कमेंट में पढ़ना, माँ बहन की गालियां देंगे मुझे। एक समय में जब इनका मैंने साथ छोड़ा था मतलब मैं अलग हुआ। देखो, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभाए, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसराए कोई ना संग मरे। मरने तक कोई साथ में नहीं होता है, वो तो है। एक मकाम होता है, वहां तक चले, हम भी चले साथ में, हम अलग हो गए। आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ पब्लिक लेवल पर। जब मैं बाहर निकला ना और जब मैं कुछ विरोध की बातें कर रहा था इनके, तो ये पप्पू कलानी के समर्थक लोग जो है उन्होंने मेरी माँ बहन निकाली, मेरी माँ को गालियां दी है। अरे बाबा, हाँ, मेरी माँ को इन्होंने गालियां दी है। इस तरह के गिरे हुए सोच के लोग, अगर कल आज नगर सेवक, इनकी लायकी नगर सेवक तक की है तो इतनी मस्ती है, कल अगर ये ऐसे बड़े शहर के एमएलए वगैरह बन जाए, पूरा सत्यानाशी कर देंगे। टपोरी फपोरी लोगों के हाथ में पूरा शहर जाएगा।
चेन स्नैचर और मोबाइल स्नैचर की तादाद आ जाएगी यहाँ पे, ऐसे लोग आएंगे तो। इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी सोच क्या है, कौन से एंगल से ये पब्लिक को रिप्रेजेंट, कौन से एंगल से पब्लिक को लगता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। मुझे बड़ी विनम्रता से अभी लगता है, देखिए ज्योति कलानी जी होती थी ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद मैं उनके फेवर में ओपिनियन देता था, शायद, कि ज्योति कलानी को एमएलए, उन्होंने कोशिश की, उनको मैंने असेंबली में बोलते हुए भी देखा है, सही। उनको जितना भी लग रहा था उतने उन्होंने अपनी ताकत लगाई। बहुत स्ट्रांग लीडर नहीं बन सकी हो, क्योंकि बैकिंग उनका पीछे खींचने वाला था, बढ़ावा देने वाला नहीं था। हाँ, तो वो नहीं कर सकी, लेकिन उनके लिमिटेशन में भी उनको जो परफॉर्म उनको करना चाहिए था उन्होंने किया। अच्छा किया। उनको मैं ज्यादा मार्क दूंगा ये इन लोगों में। लेकिन आज के तारीख में मुझे बड़े विनम्रता से लगता है, पप्पू कलानी और कुमार आयलानी ये दोनों ने भी रिटायर्ड होना चाहिए, खुद होके सेल्फ लेवल पर खुद निर्णय लेके रिटायर्ड होना चाहिए। और ओमी कलानी ये कोई ऑप्शन पप्पू कलानी का नहीं हो सकता है। पप्पू कलानी ने कोई भी अच्छा कार्य करता, उनको लगता है आज भी अगर शहर के भाई कुछ रह गया और मैं अच्छा बनाऊं, मेरा शहर क्या हो गया, ऐसा उनको अगर दिल से लग रहा है तो कोई अच्छा कार्य, शिवाजी रगड़े है, अच्छा कार्य करता है, और भी लोग होंगे ऐसे कोई जो अच्छे पढ़े लिखे, जिनको कोई व्यसन नहीं है, कोई नशा पानी नहीं है, जो गुंडागर्दी के तरफ नहीं है, क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड नहीं है, इस तरह के लोग नया कोई कार्यकर्ता ढूंढ के उसको ताकत देकर इन्होंने एक नया रिप्रेजेंटेटिव इस शहर को देना चाहिए अगर लगन है तो। लेकिन खुद अभी रिटायर्ड होना चाहिए। एक सीमा होती है, एक पीक होता है इस शहर का, जो अच्छा या बुरा जो भी करना था वो पप्पू कलानी, आइलानी का कलानी ये कर चुके हैं। अभी इनसे अच्छा कुछ नहीं होगा, उनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। भरत गंगोत्री के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भरत गंगोत्री का उन्होंने अपने पैनल में जो काम किया है, उनका जो सराउंडिंग जो एरिया है वहां पे उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने बीच में भी अजीत दादा से शायद कुछ 25 करोड़ हाँ, 25 वगैरह लाया था। हाँ। तो उसका यूटिलाइजेशन उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि उस एरिया के नज़दीक मैं रह रहा हूँ। आप अगर नेताजी पे शिवसागर वाला रोड अगर देखोगे तो उस रोड को उन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग के साथ में बनाया, तो वैसा शायद ही कोई रोड उल्लासनगर में बना होगा। और उन्होंने शक्ल सूरत उस एरिया की बदली की है। 141 में उनका एक्सेप्टेंस कितना होगा, क्या होगा, वो जब खुलकर मैदान में जब उतरेंगे, लोगों के साथ में जाएंगे, लोग उनको कैसा रिस्पॉन्स देते, क्या देते, उसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड है। लेकिन अगर आप मुझे मेरा ओपिनियन पूछोगे, समझो इसके बारे में, और आपने अगर 4 नाम मुझे बताए, 5वां नाम अभी तक आपने मुझे कोई 5वां 6वां आया नहीं 7वां सामने। नहीं बताया, लेकिन अगर 4 नाम मुझे बताओगे तो मैं, मेरा जो मत है, ओपिनियन है, वो भरत गंगोत्री के पलटे में दूंगा। क्यों दूंगा? कि उनको उसको मौका मिलना चाहिए। अगर भरत गंगोत्री से अच्छा कोई और कैंडिडेट, अच्छा डैशिंग पढ़ा लिखा ईमानदार कोई आता है, तो लोगों ने उसको मौका देना चाहिए। देखो, डेमोक्रेसी में लीडरशिप थोपी नहीं जाती है। डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं ना, लोग, वो उम्मीदवार से ही चयन की शुरुआत होनी चयन की चाहिए, शुरुआत। उम्मीदवारी अच्छा करना चाहिए। मेरे एरिया में मुझे एक आदमी मिला और मुझे पूछा उसने, राज भाई आप अभी वार्ड में आप आ रहे हो क्या, अभी चुनाव में हो रहे हो? तो मैंने बोला अगर मेरे वार्ड के 200-300 लोग अगर मेरे घर पे आते हैं और मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चुनाव में खड़े हो जाओ, तो मैं आ जाऊंगा। तो उसने मुझे ऐसे देखा, मतलब लोगों ने आपके पास आने का हाँ, और आपको रिक्वेस्ट करने का। मैंने बोला यही डेमोक्रेसी है। हाँ, यही डेमोक्रेसी। मेरे पास पैसा है, मैंने इसे कड़ा होकर डाला है, जाड़े जाड़े चैने डाली है, 10-12 बाउंसर्स मेरे साथ में घूम रहे, और मैं बोलता हूँ कि मैं खुद ही मेरा उम्मीदवारी डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं बनूंगा उम्मीदवार अपना, मैं बनूंगा एमएलए। और फिर एमएलए जब मैं ठान लेता हूं बनूंगा, तो मैं किसी भी हालत में साम धाम दंड भेद दारू बारू खिलाकर, लोगों को नशा पानी खिलाकर, लोगों को डरा धमका कर, पैसे से खरीद कर मैं एमएलए बन रहा हूं। ये डेमोक्रेसी नहीं है। लोगों ने 40 लोगों को खड़ा करो, मैं बोलता हूँ 4 नहीं 40 लोगों को खड़ा करो। लोगों ने 40 लोगों को सामने आना चाहिए, हर एरिया में झांक कर देखना चाहिए कौन हो सकता है, किसको कौन सा नया चेहरा हम ला सकते हैं, सोचना चाहिए, उसको परखना चाहिए कि ये वो स्वभाव से अच्छा हो, नेचर से अच्छा हो, नॉन करप्ट हो, स्टडीड हो, बात करने का कम्युनिकेशन स्किल हो, लोगों को समय दे सके, पोलाइट हो, विनम्र हो, पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद न करे, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जिसके पास विजन हो, पॉजिटिव काम करे। आपने जो सपना बोला जैसा होना चाहिए, ऐसा कोई विजन वाला होना चाहिए। सिर्फ अभी यहां से हम एक पुल बांधेंगे, अभी मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी मेरे एजेंडा में लिखूंगा उल्लासनगर से डायरेक्ट नासिक तक आपको पुल दूंगा,
ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, कश्मीर से गंगोत्री से ही मैं डायरेक्ट पानी की लाइन उल्लासनगर को दूंगा, स्वच्छ पानी। बकवास है सब। हम्म, दिल में यहाँ पर नहीं है, ईमानदारी इधर ही नहीं है हार्ट में, हम्म, तो वो एक्शन में कहाँ से आएगा? हम्म, तो लोग अभी उल्लासनगर के हम जितने चिंतित है ना, हम्म, उतनी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बदल गया है। एक जमाना था, लोग इलीगैलिटी की तरफ गए थे, मजबूरी थी लोगों की, बहुत खाली हाथ आए थे, पहले कैसे कैसे करके अपना सर्वाइवल करना था, जीना था। हम्म, तो लोगों ने वो हथकंडे अपनाए, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, इलीगल पानी के लाइनें ली, इलीगल बिजनेस वगैरह जो भी है, लेकिन लोग अभी उसमें से बाहर आना बारह चाहते में। हैं। लोग मजबूरी में, लोगों ने देखा, वेटिंग किया और लोग बाहर निकल गए। लोगों ने देखा यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, तो लोग फिर खड़कपाड़ा चले गए, अंबरनाथ बदलापुर चले गए, पिंपरी प्लान करते सब चलते जगह पर चले गए। बरोबर, अभी जो बचे लोग कौन है, जिनके बाहर घर खरीदने की हैसियत नहीं है, जो हम जिस स्थिति में है, हमको इसी स्थिति में हमको रहना है, जीना या मरना यहाँ। यहीं पर होगा सर, जो होगा वो। तो अभी जो बचे हुए लोग हैं ना, उन्होंने ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जो बाहर गए ना, वो वापस आने चाहिए यहाँ पे। ये यहाँ पे बचे हुए लोगों की अगर ये लोग रिपीट हुए, ये कलानी आइलानी में से अगर कोई भी कल लोगों की गलती से, लोगों के डिसीजन से, या उनके हथकंडों से, या उनकी स्किल से, जो भी है, इनमें से कोई रिपीट हुआ, तो ये शहर और भी खाली होता जाएगा। लोग बोलेंगे कि अभी उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो ये जो 2024 का विधानसभा का चुनाव है, ये तय करेगा कि यहाँ बाहर के लोग फिर से आएंगे, कि यहाँ के बचे हुए लोग जो है वो बाहर जाएंगे। लोगों को सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, डेमोक्रेसी को समझना चाहिए। हमको जो रिप्रेजेंट करे, ये पॉवर पैटर्न नहीं है। मैं विधानसभा में जाकर मेरी तरफ से बोलने के लिए पॉवर पैटर्न नहीं दे रहा हूं। तो अगर मुझे ईमानदारी की अगर चाहत है, ईमानदारी की एक्सपेक्टेशन अगर मुझ में है, तो मुझे मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उतना ही ईमानदार होना चाहिए। ये लोगों ने अभी इसके ऊपर डिसीजन इसके लेने चाहिए। और फिर एक बार अभी मैं इसको दोहराऊंगा कि ये रिसोर्ट में जाके पानी में डूबकर लोगों के साथ में, बस में साथ में पिकनिक करके, ये सब धंधे लोगों ने छोड़ने देखिए, ये जो चलन जो शुरू हुआ, हम्म, रिसोर्ट लेके जाना, दारू बांटना, पैसे बांटना, ये कौन से दौर में शुरू हुआ? देखिए, ये दारू बांटना, पाकिट वगैरह जो कल्चर है, रिसोर्ट लेके जाना, तो खुला बोले तो ये पप्पू कलानी के टाइम का है। और ये रिसोर्ट वाला, पिकनिक वाला जो कल्चर लाया, हाँ, वो कुमार आयरनी की देन हाँ। है। उनका खुद का रिसोर्ट था, हाँ। जाओ खाओ पियो और डूब के आओ पानी में। हाँ। लोगों को फिर उस टाइम पे बोलते थे, खुजली उजली आने लगी थी लोगों को। तो लेकिन लोगों ने खुजाते खुजाते भी उनको वोट दिए। लोग भी इतने बेशरम है कि खुद को खुजाते भी उनको वोट दिए। देखिए, कुमार आयलानी उस वक्त भी शहर के लीडर नहीं थे, वो नगर सेवक थे, अपने वार्ड तक सीमित थे। उनको उप महापौर बनने का मौका मिला करके वो बने थे। उनका जब उप महापौर का चुनाव था, आनंद दिघे साहब उस वक्त में आए थे, मैं पत्रकार था। तो हमने आनंद दिघे जी को पूछा था उस टाइम पे पत्रकार करके कि आपने कुमार आयलानी को क्यों चुना। तो आनंद दिघे जी ने एक जवाब दिया था, बड़ा सूचक जवाब था। उन्होंने पत्रकारों को बोला था, उल्लासनगर को जैसा चाहिए वैसा कैंडिडेट हमने दिया है। अरे अभी इसका पॉजिटिव बड़ा मीनिंग statement निकालू है। क्या वो नेगेटिव मीनिंग निकालू? बड़ा स्टेटमेंट है। अगर दिघे जी का हम स्वभाव अगर पहचानती है, तो मेरे जैसा पत्रकार उसमें से क्या मीनिंग निकालता है कि उल्लासनगर के लायकी का उम्मीदवार हमने दिया है। बरोबर। तो इस तरह से आपको लोग आपको टटोलते, इस तरह से आपका एनालाइज करते हैं उल्लासनगर का। एक जमाने में मैं पत्रकारिता के टाइम पे मैं बड़े सिंधी फैमिली से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन से जाता था, गप्पे करता था। तो लोग मुझे बोलते थे, राज भाई, मुलुंड का सिंधी भी उल्लासनगर के सिंधी को रिश्ता नहीं बनाता है। यह हमारी शहर की हालत है कि हमारी बेटी इस शहर में नहीं जानी चाहिए। ये अगर हालत आपकी है, तो आपको सुधारना चाहिए, आपको डिसीजन बदलना चाहिए। आपको ये जो हालत है वो आपको बदलनी चाहिए। तो लोगों के ऊपर ये सारी जो है ना, ये बातें है। कुमार आयलानी को मौका इसके लिए मिला क्योंकि बहुत लोगों को पप्पू कलानी को हराना था। उसमें वसंत डावकरे फैक्टर ने भी उस वक्त पे काम किया है। कई लोग जो पप्पू कलानी से परेशान होकर अपने आप को बढ़ाना चाहते थे, वो एक साथ हो गए थे पर्दे के पीछे। तो ऐसे कई कारण थे। तो उस चुनाव में पहली बार पप्पू कलानी को हराया गया, ना कि कुमार आयलानी को जिताया गया। एक बार उस इस शहर के सुबह हो गई, लोग बाहर आए, तो जिधर उधर होर्डिंग पे देखा तो कुमार आयलानी के फोटो लगे थे। एक रात में वो होर्डिंग लीडर है, बैनर लीडर, हाँ, वैसे बने थे। पप्पू कलानी के पीछे बैकग्राउंड था, नगर अध्यक्ष बने थे, नगर सेवक बने, करते 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 उन्होंने, कुमार आयलानी एक रात में बने थे। कुमार आयलानी को मौका मिला था। कुमार आयलानी बहुत अच्छा काम भी कर सकते थे, क्योंकि उनका जो बाकी थोड़ा न्यूसेंस वैल्यू वगैरह वाला राजनीति वो करते नहीं है।
गुंडागर्दी वगैरह वाला दिखता तो नहीं है कम से कम, लेकिन उस मौके का फायदा वो नहीं उठा पाए। अभी उनकी कैपेसिटी भी जो पीक था, यानी आपका कहना मतलब इनको रिटायर करना चाहिए। देखिए मैं साफ एकदम क्लियर कट, जवाबदारी देख लेके बोल रहे हैं। एकदम क्लियर कट, बहुत साफ सुथरा ओपिनियन, कोई मिलावट नहीं है, किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी के लिए कोई दुश्मनी की भावना नहीं है, किसी के लिए भी ना, किसी के लिए फेवर भी है। कौन आएगा ये समय तय करेगा, वो डेमोक्रेसी है, लोग तय करेंगे। लेकिन मुझे एकदम बहुत क्लियर कट मेरा ओपिनियन है, अगर इस शहर को बचाना है, अगर इस शहर के अपनी जो बाकी के आने वाली जो नस्लें हैं उनको बचाना है, बच्चों को आपको क्रिमिनल लाइन पर नहीं लेके जाना है, उनका भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, तो आइलानी और कलानी इसमें से लोगों ने बाहर आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज राज जी से बात करते हुए, बहुत अच्छा उनका ओपिनियन था। सबके अपने अपने ओपिनियन से अपने अपने मत है। लेंगे मुलाकात जल्दी आमदार कुमार लानी जी के साथ में भी कि इस बार आप क्या मैनिफेस्टो लेके आएंगे शहर वासियों के सामने, और पिछली बार जो मैनिफेस्टो लेके जब आप पब्लिक के बीच में गए थे विधानसभा के चुनाव में, वो कहां तक आपने पूरा किया मैनिफेस्टो, जो वादे जो शहर वासियों के सामने किए गए, अगर मुझे आमदार बनाओगे तो मैं ये शहर के लिए करूंगा, मैं वो शहर के लिए करूंगा, तो कितना परसेंटेज कुमार लानी ने शहर के लिए काम किया जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के बीच लेके गए। तो जल्दी लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कुमार लानी जी से कि आपने शहर वासियों के लिए क्या किया। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज चैनल।